हाँ तो दोस्तों, मैं ऋतिक यादव और आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी को और आसान बनाने के लिए हम आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। जो हमने सीरीज पढ़ी है, जो हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पीछे से लिया है, आप सभी वीडियो पूरी डिटेल में देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री का ऋतिक यादव के नाम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और चैप्टर स्टार्ट करें, मतलब टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोगों से एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है, जो आप प्यार बना के रख रहे हैं इसे ऐसे ही जारी रखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और इसे शेयर कर दें स्टडी ग्रुप में। अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। भाई साहब, मतलब गजब का। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हर चीज को है ना एक्सप्लेन करके पढ़ा है ना, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वाइडली एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। पहली चीज, हम हर चीज में क्या देखते हैं, बैकग्राउंड जरूर देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। भाई जब किसी भी चीज में शादी करने जाते हो आप, तो पहले क्या देखते हो, बैकग्राउंड देखते हो ना, फैमिली कैसी है वही देखते हो ना। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। और हम हमेशा करते हैं ये सब बात। आप जिसने भी पहली बार वीडियो देखी है, पहले बता रहा हूँ, पूरा भाई पूरी मॉडर्न हिस्ट्री अपने पूरी की पूरी इस अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप जरूर जाके देख लें, फिर आप अपने यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, बैकग्राउंड देखेंगे सबसे पहले, उसके जस्ट बाद हम देखेंगे कंट्रोल, कि इस टाइम पे कंट्रोल किसका था वो देखेंगे। फिर देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन, भाई कौन बैठा था पावर के अंदर, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या लफड़ा चल रहा था उसको देखेंगे। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चल रहा था उसको देखेंगे। फिर अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे इससे, उनको देखेंगे। और भाई पूरी वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, पूरा एंड तक देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए बैकग्राउंड को। भाई इंडियन काउंसिल एक्ट जब भी आता था, जब भी कोई नया एक्ट आता है, तो क्या है ना, उससे पीछे के बैकग्राउंड को जरूर देखना चाहिए। तो हमने देखा कि 1892 के अंदर आया ये एक्ट। तो इससे पहले की घटना देखते हैं। इससे पहले हमने देखा 1861, जो कि हमने इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा था एक और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद फिर एक हमने देखा था 1883 के एक बेहतरीन चेंजमेंट देखा था, जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। डिटेल में समझाया है, पूरी वीडियो देख लेना इल्बर्ट बिल से रिलेटेड। उसके बाद 1885 भाई कांग्रेस का फॉर्मेशन, कितना गजब, मतलब तगड़ा वाला समझाया हुआ है, वो भी देख लेना। तो तीनों चीजों का बैकग्राउंड हमने देख लिया है। यहां से क्या हो रहा था, 1861 के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आए थे, किसके अंदर, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अंदर। ब्रिटिश को पता चल गया था कि ये इंडियंस है ना यार, ऐसे नहीं मानेंगे, इनको कुछ ना कुछ चेंज करके इनको बहलाना फुसलाना पड़ेगा हमें। तो वो क्या कर रहे थे, बार बार इंडिया वालों को क्या देने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोभ प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो वही क्या है, वही एक्ट की फॉर्म में हमें दिखाए गए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये 1861 के अंदर पहले इंडियन काउंसिल एक्ट आया। फिर उसके बाद क्या बनी, 1883 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल के अंदर, उस टाइम पे क्या आया अपने पास, ये अपने पास आया था इल्बर्ट बिल, जिसके अंदर क्या अंग्रेजों ने साफ कर दिया था कि हम इंडियंस को कोई राइट नहीं देने वाले। भाई साहब, इंडियंस को राइट कैसे नहीं दोगे यार, यार इंडिया में रह के इंडियंस को राइट नहीं दोगे, कैसे इंडियंस कैसे सहेंगे इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था 1885 कांग्रेस का फॉर्मेशन। अब कांग्रेस का क्या यूज आएगा वो इसके अंदर हम बताएंगे। कांग्रेस को हमने पढ़ा था, उसके जस्ट बाद की चीज कहानी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो तैयार हो आप लोग सब लोग, तो बैकग्राउंड अपना हुआ कंप्लीट, तो इसको टिक कर देते हैं। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, कंट्रोल के ऊपर। तो इसके कंट्रोल को जानने से पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 1861 के अंदर, क्योंकि पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था वो 1861 में आया था, तो उसे जानना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले की बात तो वही थी। तो उसके अंदर क्या था कि भाई जो गवर्नर जनरल थी उसकी जगह तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेके आया गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो इसमें भी है। तो ये कहां पर बैठा होता है, ब्रिटेन के अंदर बैठा होता है, राज करता रहता है, और ये इंडिया को देखता है कि भाई इंडिया के ऊपर क्या करता है, राज करता है।
लेकिन ब्रिटेन में बैठा आदमी कभी राज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। उसे इंडिया के अंदर भी क्या चाहिए? अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो उसके लिए इसने एक वाइसरॉय को क्या कर रखा है? अपॉइंट कर रखा है। तो कुछ चेंजमेंट आया क्या सर इसके अंदर? कंट्रोल के अंदर कोई चेंजमेंट आया क्या सर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स में कोई चेंजमेंट आया क्या इसकी पोस्ट में? सर वाइसरॉय की कोई पोस्ट में कोई चेंजमेंट आया? जी बिल्कुल नहीं, इनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आया, सेम ऐसा कैसा चल रहा था। तो कंट्रोल को अपन बिल्कुल यही टिक करते हैं कि कंट्रोल में कोई चेंजमेंट नहीं आया। जो हमने 1861 में पढ़ा था कि वहां पर बैठा हुआ ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ कौन था? ब्रिटेन के अंदर बैठा बैठा कौन देख रहा था? अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इंडिया के अंदर कौन कर रहा था? वाइस रॉय। पूरा क्लियर? अगले वाले टॉपिक पे चले। तो दूसरा वाला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। सर किसके हाथ में क्या क्या था ये बता दो आप। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था? क्या इसके अंदर कोई चेंजमेंट आया? तो देखते हैं 1861 के अंदर हमने क्या देखा था कि एक वाइसरॉय होता था। वो क्या करता था? अपने 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखता था, उसके अंदर 6 मेंबर थे और सभी के सभी को पोर्टफोलियोज दिए गए थे। हमने पढ़ा था भाई, लॉ मिनिस्टर था कोई, कोई होम मिनिस्टर था, कोई कौन सा मिनिस्टर था, मतलब सारे मिनिस्टर थे। ठीक है, तो वो सारे मिनिस्टर तो पहले भी थे, तो मतलब यहाँ तो चेंजमेंट आया नहीं। सर एक ऑर्डिनेंस की पावर भी दी गई थी, जो 6 महीने तक कोई भी ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, वो भी बिल्कुल पहले से थी ऑर्डिनेंस की पावर भी। सर उसके बाद इनके पोर्टफोलियोज भी डिफाइन हो चुके थे। तो मतलब यहाँ भी सर आप तो कुछ नहीं लेके आए, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, वही लोग हम पर राज कर रहे थे। इसको भी हम टिक कर देते हैं। अब आता है सेंट्रल लेजिस्लेचर। सर इसमें चेंजमेंट तो हुआ होगा ना? बिल्कुल भाई साहब, चेंजमेंट नहीं, चेंजा हुआ है इधर, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं इधर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ था? हमारे पास क्या थी? पहले एक एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव के अंदर 6 मिनिस्टर्स थे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, प्लस वाइसरॉय था हमारे पास। और क्या कर रहे थे? उनको अपने अपने पोर्टफोलियोज दे दिए गए थे। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने एक नई चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? एडिशनल मेंबर्स का पद, जो हमने 1861 में एड अप किया था। और एडिशनल मेंबर्स में हमने क्या पढ़ा था 1861 में कि इसके अंदर 6 to 12 मेंबर्स होंगे, जिसके अंदर कुछ एक तो ऑफिशियल होंगे, कुछ एक नॉन ऑफिशियल होंगे। तो 6 से लेके 12 तक थे। तो अब ये चीज तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था कि एडिशनल मेंबर्स के पद कैसे होंगे? ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होंगे। लेकिन अब यहाँ क्या चेंजमेंट आया? वो सब किसके कारण आया? वो सब अपनी कांग्रेस के कारण आया। अब आता है कांग्रेस का व्यूज। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस के लोग थे, जो पहली मीटिंग हुई थी डब्ल्यूसी बनर्जी, उसके अंदर पॉइंट रखे कांग्रेस ने कुछ। कांग्रेस ने कहा, तो हम आज ये भी समझ लेंगे कि कांग्रेस के क्या क्या पॉइंट्स थे, तो उनसे हमें क्या हो जाएगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हमारे लोग क्या चाहते थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते थे। अब इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव एक साथ इकट्ठा हुए थे, अच्छे थे, सारे के सारे लोग मेंबर्स थे यार, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उनकी क्या सोच थी? वो चाहते थे कि जो ये मेंबर्स है ना भाई, जो ये एडिशनल मेंबर्स हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर इंडियंस की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भाई अब कहा था, तो ये तो कांग्रेस की पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी कांग्रेस की कि जो मेंबर ये अपॉइंट होके आ रहे हैं ना, जिनको वाइसरॉय अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट नहीं होने चाहिए यार, इनको क्या करना चाहिए? इलेक्ट करना चाहिए। हमसे क्या लेना चाहिए? राय लेनी चाहिए हमसे, तो इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। तीसरी चीज क्या थी कि जो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करेंगे हम? मिलिट्री के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, उसको कम करो। चौथी चीज, सिविल सर्विस का जो एग्जाम हो रहा है ना, जो ब्रिटेन के अंदर हो रहा है, भाई ब्रिटेन कौन जाएगा देने, यहाँ करो ना, इंडिया के अंदर है, ये मांग रहे थे ब्रिटिशर्स। और बोल रहे थे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इंडिया के लिए तुम काम कर रहे हो, तो इंडिया को भी तो, इंडिया के लोगों को भी तो शामिल करो। जो इंडिया के लोग हैं, एडिशनल मेंबर्स हैं, ये भी पूछ सकते हैं सवाल वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, इनको भी तुम थोड़ा बहुत यार कुछ दो। तो ये सब चीजें नहीं अवेलेबल थी 1861 के अंदर। वो ये सारी डिमांड किसने रखी? कांग्रेस ने रखी थी। तो अब हम देखते हैं कि चेंजमेंट क्या आया सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। तो जैसा कि डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी संख्याएं बढ़ाएगी एडिशनल मेंबर्स की, और अब बढ़कर से 10 से लेकर 16 हो चुकी थी कि कम से कम तो 10 मेंबर रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 16 मेंबर एडिशनल मेंबर्स हो सकते हैं, जिनके अंदर
ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, जिसमें से 6 तो कैसे होंगे, ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और 10 कैसे होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। समझ में आया यहां तक? यहां तक मेरे हिसाब से दिमाग के अंदर गया होगा, सब कुछ सही से जा भी रहा होगा। लेकिन चेंजमेंट यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि ये जो 10 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, इनको इनमें से क्या करेगा, 5 को तो कौन अपॉइंट करेगा, जो अपना वो है ना, क्या नाम है उसका, अरे 5 को कौन अपॉइंट करेगा, जो ये 10 है ना, इसके अंदर से अपने को 4 जो वाइस रॉय है वो अपॉइंट करेगा। यार थोड़ा सा तुम भी कर दिया ब्रो, कहाँ गया वाइस रॉय अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो इनको तो 5 को तो वाइस रॉय अपॉइंट करेगा, लेकिन सबको वाइस रॉय तो नहीं कर सकता। कुछ डिमांड तो कांग्रेस ने भी रखे थे कि कुछ एक इलेक्ट होने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो इंडिया वालों से 2 कदम पहले से आगे रहते थे। उन्होंने कहा 5 को तो चलो वाइस रॉय अपॉइंट करना ही पड़ेगा, भाई हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन 4 को हम क्या करते हैं, प्रोविंस से ले लेते हैं। तो इन 4 को क्या किया गया, प्रोविंस से लिया गया, जैसे कि मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ, इनके प्रोविंस से क्या लिया गया, 4 को वहां से अपॉइंट किया गया, इलेक्ट नहीं किया गया, वहां से भी ले लिया गया एक एक उठा के, ठीक है। और एक कोलकाता का जो चैम्बर था उसके ऊपर, उसके अंदर से एक मेंबर को ले लिया गया, मतलब इस बार भी कोई भी इलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन लोगों को क्या लगा कि यार वाइसरॉय ने अपॉइंट तो नहीं किया, लोगों को पागल बनाना था यार, इंडिया के लोग पागल बन भी जाते थे उस टाइम पे, पता नहीं यार। तो यहाँ पर क्या था, 5 मेंबर्स क्या थे, जो कि वाइसरॉय अपॉइंट करेगा, 4 प्रोविंसेस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, एक पंजाब प्रोविंस था, उसके बाद मद्रास, बॉम्बे इनसे आई, प्लस एक कहां से आया, कोलकाता के चैम्बर से आया। तो समझ आ गया ये 10 के 10 मेंबर्स कहां से आए। उसके बाद 6 मेंबर्स कौन थे, ऑफिशियल थे। फिर अब एक बात क्या चली कि सर कौन से ज्यादा थे, ऑफिशियल ज्यादा थे कि या नॉन ऑफिशियल। जैसा कि हम देख रहे हैं नॉन ऑफिशियल की संख्या इस बार ज्यादा है, लेकिन नहीं है भाई, नहीं है। कैसे सर अभी तो लिख रखा है 10 है, ऐसे कैसे नहीं है, नहीं है, क्योंकि भाई जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर लोग बैठे हैं प्लस वाइसरॉय बैठा है, ये भी तो ऑफिशियल ही है, इनको नॉन ऑफिशियल मानते हो क्या तुम, ये भी तो ऑफिशियल है। तो भाई साहब ये वाला क्या हो गया, ये वाले इनके अंदर ऐड करेंगे इन ऑफिशियल के अंदर, तो इनकी संख्या अभी भी क्या है, नॉन ऑफिशियल से ज्यादा है, ठीक है। इस टाइम पे इंडिया का कोई मेंबर था, बिल्कुल नॉन ऑफिशियल के अंदर पहले भी थे 3 मेंबर्स, सरदिनकर राव बनारस के जो किंग थे, हमने पढ़ा था, ऐसे 3 मेंबर्स पहले भी थे। तो इस टाइम पे 4 से 5 व्यक्ति किसके थे, इंडिया के इसके अंदर थे, डन। लेकिन वो भी अंग्रेजों के ही सिखाए गए थे भाई, कुछ एक थे। अब फिर जैसे ही हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर एक चीज और थी कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, 1861 के अंदर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते थे, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो अभी हमें उन्होंने कहा कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप लोग जो कमेटी बैठेगी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा लगा यार, दिल को तसल्ली मिली, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मैटर पर जो डिस्कशन होगा उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है भाई, लव स्टोरी से ज्यादा ट्विस्ट साउथ के मूवी में इतने ट्विस्ट नहीं होते जितना और ये ब्रिटिश ने किए थे ट्विस्ट उस टाइम पे पैदा। यहाँ क्या किया इन्होंने कि क्वेश्चन तो पूछ सकते हो लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्होंने जो जवाब दे दिया वो दे दिया, अब कैसा भी जवाब दो, चाहे काउंटर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फाइनेंशियल में बात कर सकते हो लेकिन आपका बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए ये कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राय दे सकते हो आप। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों से थोड़ा दूरी बनाकर ही रखो यार, अच्छा रहेगा उनसे, बड़े चालाक इंसान होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना सेंट्रल लेजिस्लेचर, कोई दिक्कत, पूरा समझ आया। अब अपन चलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सर इसके अंदर क्या हुआ भाई, इसके अंदर बड़ा ही खेला हो गया, एक अलग ही मजा आ गया इसके अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर। 1861 में हमने क्या देखा था कि भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर प्रोविंस के अंदर बटा हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई और जितने भी मेंबर्स थे वो सारे इलेक्टेड थे। इसके अंदर क्या किया, जगह जगह से इलेक्टेड किया मेंबर्स को। अब मेंबर्स को जगह जगह से इलेक्टेड किया, कहां से किया, तो ब्रांच देखो, यूनिवर्सिटी से लिया एक मेंबर,
एक मेंबर उठाया यूनिवर्सिटी से लिया, दूसरा मेंबर कहां से, म्युनिसिपैलिटी से लिया, तीसरा मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लिया, चौथा मेंबर कोई जमींदार को उठा लिया, पांचवें मेंबर जो अपना ये कौन है, चैम्बर्स है, जो चैम्बर्स के अंदर बैठा हुआ है वहां से ले लिया। मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां देखने को मिलती है, तो आप बोलोगे सर 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, यूपीएससी का पेपर उठा लेना है यार तुम, पूछा गया है क्वेश्चन, समझ आ रहा है। तो सबसे बड़ा चेंज कहाँ आया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर आया। डन। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर अलग अलग ब्रांचेस से क्या किए गए, रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा किए गए और यहां से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए इस पूरे, इससे क्या निकल के आए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे, इसके कंक्लूजन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आए हैं कि पहले इंडियंस को क्या नहीं था, जो क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर डिस्कशन करने का अधिकार मिला। दूसरी चीज इसके अंदर भाई साहब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिली हमें 1892 के अंदर। फिर तीसरी चीज इसके अंदर हमें क्या मिला, इसके अंदर थोड़ा बहुत जो अपनी जो कांग्रेस थी ना उसकी भी बातें सुनी जाने लगी भाई साहब, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कांग्रेस की बातें सुनी जाने लगी। समझ आया। तो ये था अपना क्या पूरा का पूरा 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। अगर मेहनत पसंद आ रही है ना तो भाई फैला दो यार, अब तो फैला दो। आपके पास आप देख नहीं सकते, आपने देखा नहीं है अभी तक, आपको बता दूं मैं, हमारे पास जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं। इधर देखोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देखना, सब समझ में आ जाएगा कितना मेहनत लगा है उनके अंदर और कितना मतलब कॉन्क्लूसिव वे में पढ़ा है। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, गारंटी करता हूँ। तो आप लोगों से बस यही एक विनम्र प्रार्थना मान लो, पोलाइट रिक्वेस्ट मान लो, जो प्यार दे रहे हो बनाए रखो और इसे शेयर कर दो भाई साहब। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया धमाल करेंगे और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यहीं होगी, इसी मंच पर होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ।